वीडियो से हम कोशिश कर रहे हैं कि शीला और शीला के साथ साथ आप और हम सब थोड़े जागरूक उपभोक्ता बने। इस कोशिश में हम 2 वीडियोस कर चुके हैं और आज जो तीसरा वीडियो है इसी टॉपिक पर है, उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण, कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं उपभोक्ता के अधिकार और कर्तव्य। हम सभी उपभोक्ता हैं, चाहे वो स्वीटी हो या आप हो या मैं हूं, तो हमारे कुछ अधिकार भी हैं और कर्तव्य भी जो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण की क्या जरूरत है। बट इससे पहले आई वेलकम यू टू नॉलेज इज फन 2020। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपनी कॉपी और पेन को लेकर आओ। बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम नोट्स दे दीजिए, मैम नोट्स दे दीजिए। तो नोट्स की आपको जरूरत नहीं है। ये जो आपको यहाँ पर पॉइंट्स मिल रहे हैं बिल्कुल आपकी एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड है। तो बच्चों आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है। अपनी कॉपी पेन लीजिए और अपने नोट्स प्रिपेयर करिए। आपके सारे पॉइंट्स रेडी हैं, नोट करते जाओ। उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? उपभोक्ता को चतुर और कपटपूर्ण बाजार हितों और विपणन नीतियों तथा अन्य समस्याओं से निपटने के लिए अगर कोई आपकी सुनवाई नहीं होगी तो दुकान वाला या कोई भी जो सामान बेच रहा है आपको कुछ भी बेच देगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो हम उपभोक्ता के हितों की रक्षा करने के लिए उपभोक्ता शिक्षा और संगठन की आवश्यकता पड़ी। अपने अधिकारों, दायित्वों और संरक्षण क्रियाविधियों के बारे में जागरूक और जानकार होना जरूरी है। हमारे अधिकार भी हैं तो उत्तरदायित्व भी हैं, और संरक्षण के लिए कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन से कानून हैं, किस तरह से हम कार्य कर सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं, इसके लिए जानकार और जागरूक होना बहुत आवश्यक है। इसके बाद हमारा अगला आता है कि हमें इन सब चीजों से अगर हम जागरूक नहीं होंगे तो हम आवाज ही नहीं उठा पाएंगे। तो बाजार के बलों से सुरक्षा करना और सशक्त और तैयार करने का भी कार्य करता है ये, और कानून नीतिगत मसलों को समझने में सहायक है। किस चीज के खिलाफ हम किस प्रकार आवाज उठा सकते हैं, ये सारी चीजें हमें यहीं से आएंगी। हमारा प्रोटेक्शन क्या होगा, लॉ क्या है, हर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, हमारी सेफ्टी कैसे होगी, क्या होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सीपीए, इसे हम कोपरा भी कहते हैं, मैंने पहले भी बताया था, इसके बारे में करेंगे। ये मैंने पिछले वीडियो में भी करा था, अगर याद ना हो तो मैं आपको यहाँ पर लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आप जाइए, इस लिंक पर क्लिक करिए और वीडियो को दोबारा देखो। पर हम एक बार रिवाइज करते हैं और मैं दोबारा बताऊं, हमारी कंट्री में कंज्यूमर प्रोटेक्शन नाम की चीज शुरू हुई थी 1986 में। तो इससे पहले कोई भी प्रोटेक्शन कंज्यूमर का नहीं था। अगर आपको किसी ने धोखा दे दिया तो सीधे आप कोर्ट में जाओ और सालों साल लड़ते रहो। कोर्ट में एक सिंपल डिसीजन तो आता नहीं है, आपके कंज्यूमर कोर्ट का डिसीजन क्या आता। तो अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछो तो 1986 में वो भी बता देंगे कि कोई ऐसे नियम कानून नहीं थे, कोई भी व्यक्ति कुछ भी बेच सकता था। आज जो आप नमकीन और बिस्किट के पैकेट पे लेबलिंग देखते हो ना, ऐसी भी कोई लेबलिंग तब नहीं होती थी। तो इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस यही है कि ये उपभोक्ता के हितों में एक बहुत महत्वपूर्ण कानून है। इसे हम फास्ट कर लेते हैं, बाकी पिछले वीडियो में हम इसे डिस्कस कर चुके हैं। और बाजार की कपटपूर्ण नीतियों से बचाने के लिए है और उसकी शिकायतों का निवारण भी करना है। तो शोषण से भी बचाएगा, और अगर आप उसका कंपेंसेशन मांगते हो, उसके खिलाफ आवाज उठाते हो और जो हानि हुई है उसका हर्जाना मांगते हो तो वो भी दिलवाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि ये वस्तु और सेवाओं दोनों के ऊपर है, ये ध्यान रखना है आपको। ये सिर्फ वस्तुओं पे नहीं है, गुड्स और सर्विसेज दोनों पे, आप जो सामान खरीदते हो और जिन सेवाओं का यूज करते हो उन दोनों के लिए है। और उपभोक्ता के आंदोलन को सशक्त, व्यापक और प्रभावी बनाने में ये बहुत मददगार साबित हुआ है। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि उपभोक्ताओं को इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कैसे ताकत मिली है। तो ताकत ऐसे मिली है कि उनको कुछ हक मिले हैं, कुछ अधिकार मिले हैं, कुछ राइट्स मिले हैं। तो भारत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत 6 उपभोक्ता अधिकारों को स्वीकृत किया, स्थापित किया और प्रतिष्ठापित किया, और इसी के द्वारा आप अपनी आवाज उठा सकते हो। तो ये 6 अधिकार कौन से हैं? सबसे पहला है सुरक्षा का अधिकार, फिर है सूचित किए जाने का अधिकार, चयन का अधिकार, सुने जाने का अधिकार, निवारण का अधिकार और शिक्षा का अधिकार। ये शिक्षा का अधिकार बेटा वो नहीं है कि आप स्कूल में जाके पढ़ाई कर सकते हो। ये उपभोक्ता को शिक्षा का अधिकार है कि उसने क्या सामान लिया, इसके बारे में उसे जानकारी होनी चाहिए। और इसी तरह से ये जो सूचित किए जाने का अधिकार है, ये आरटीआई नहीं है, ये आप जो सामान खरीद रहे हो उससे रिलेटेड सूचना का अधिकार है।
तो ये वो अधिकार हैं जो कानूनी रूप से उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा करते हैं, और ये किए जाने भी चाहिए हर सरकार द्वारा, ताकि कोई भी निर्माता किसी उपभोक्ता का फायदा ना उठा सके। इससे ये सुनिश्चित करते हैं कि उपभोक्ताओं को उचित गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं मिल रही हैं, सेवाएं मिल रही हैं और उचित कीमतों पर। ऐसा नहीं है कि आपको टोन्ड मिल्क दे दिया और आपसे पैसे फुल क्रीम के ले लिए। आपको जो सामान दिया जा रहा है पैसे उसी के ही ले सकता है दुकानदार। तो चलिए एक और चीज कि ये जो हमारे पहले 4 अधिकार हैं, मतलब सूचना का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, सुने जाने का और निवारण का अधिकार, ये हमारे मौलिक अधिकारों में है। और 2 अधिकार जो इसके अलावा और हैं वो है निवारण का अधिकार और शिक्षा का अधिकार। इन्हें हम कहते हैं अतिरिक्त अधिकार। तो अगर एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आए कितने अधिकार हैं, तो 6 अधिकार हैं, जिनमें से कि 4 मौलिक और 2 अतिरिक्त। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे कौन कौन से अधिकार हैं। सबसे पहला है सुरक्षा का अधिकार। ये उपभोक्ता को ऐसे उत्पाद या उत्पादन प्रक्रियाओं और सेवाओं से सुरक्षा दिलाता है जो कि स्वास्थ्य अथवा जीवन के लिए हानिकारक हो। तो इसमें नोट करिए, उत्पाद भी है और प्रक्रियाएं भी हैं, ठीक है। सेवाएं तो है ही हैं, उत्पाद और सेवाएं दोनों है। तो प्रक्रियाओं का क्या मतलब है? मान लीजिए आपके घर के पास कोई ऐसी इंडस्ट्री खुल गई या किसी ने अपने घर में कोई ऐसा काम कर लिया जिसमें से धुआं आपके घर में आता है, तो वो जो है उत्पादन की जो प्रक्रिया है वो भी आपके जीवन के लिए हानिकारक है, आप उसके खिलाफ भी आवाज उठा सकते हैं। अगला है सूचित किए जाने का अधिकार, मतलब जो वस्तु और सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता, शुद्धता स्तर और कीमत के बारे में जानकारी पाने का अधिकार है। व्यापार के अनुचित तरीकों से सुरक्षित होने का अधिकार है। तो अगर आप गुणवत्ता, जैसे मैंने दूध का बताया, सोने का है 24 कैरेट है, 22 कैरेट है, मात्रा, इसमें अनुचित तरीकों में ये भी आता है। कई बार आप दुकानदार के पास जाते हो और वो कहता है नहीं मैडम 4 मीटर कपड़ा खरीदोगे तभी दूंगा। तो ये जो है अनुचित तरीका है, आप जितना सामान चाहते हो उतना ही मिलेगा। शुद्धता का स्तर कितना है, ये सारी सूचना लेबल पर होनी चाहिए। अगर अपने पेरेंट्स से आप पूछो तो जब वो बच्चे थे, तो जब वो टॉफी, चॉकलेट या बिस्किट खरीदते थे तो उसमें आप पूछोगे तो वो बताएंगे उसमें कोई एमआरपी भी नहीं लिखा हुआ था, मतलब जिस दाम पे वो बेच सकता है। दुकान वाला कभी उससे ज्यादा पैसे ले लेता था, कभी उससे कम पैसे भी ले सकता था। लेकिन अब हम सबको ये पता है कि दुकानदार एमआरपी से कम पैसे तो ले सकता है, लेकिन उससे ज्यादा पैसे लेने का अधिकार उसे नहीं है। तो पहले ये सारी जानकारियां लेबल के ऊपर नहीं होती थी। ये हमारे एक्ट्स में और जो एक्टिविस्ट हैं उनके कामों की वजह से ही हो पाई है। अगला है चयन का अधिकार, कि विभिन्न गुणवत्ता, मात्रा, कीमत, माप और डिजाइन उत्पाद प्रतिस्पर्धी कीमतों पर बाजार में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक कंपनी आई और उसने बाकी सब कंपनीज के दामों को हिला दिया। कंपटीशन जो है होना चाहिए। कई बार क्या होता है, बड़ी कंपनियां इतना सस्ता सामान लेकर आती हैं कि छोटी छोटी कंपनियों का नुकसान होता है। तो ये प्रतिस्पर्धी कीमतों पर बाजार में उपलब्ध होना चाहिए और एक उपभोक्ता को अपनी जरूरतों के हिसाब से और अपनी इच्छा के अनुसार सामान खरीदने की फ्रीडम होनी चाहिए। अब अगर आप बाजार में जाओ और कहो मुझे आधा मीटर कपड़ा चाहिए, तो वो आपको आधा मीटर कपड़ा देगा। लेकिन ये नहीं है कि आप जाकर कहो मेरे को इस साड़ी में से आधा मीटर कपड़ा चाहिए। साड़ी एक अलग चीज है, साड़ी एक आइटम है ना। आप एक साड़ी मांग सकते हो लेकिन साड़ी का टुकड़ा नहीं मांग सकते। तो आप, लेकिन आपको वो ये नहीं कह सकता कि मैं 10 ही साड़ी बेचूंगा। तो आप अपनी मात्रा, अपनी चॉइस की क्वालिटी और कीमतों पर सामान ले सकते हैं, ये आपका अधिकार है। फिर है सुने जाने का अधिकार, कि उपभोक्ता हित उपयुक्त मंच पर उचित विचार विमर्श पर डिस्कस होना चाहिए। मतलब उपभोक्ताओं का हित क्या है इसके बारे में जो भी उपयुक्त मंच हो, चाहे वो एनजीओ हो, वो कोर्ट हो, मेन कोर्ट हो, वहां पर सब जगह इस पर विचार विमर्श होना चाहिए और ये प्रस्तुत होना चाहिए कि वो क्या कार्य कर रहे हैं। इसका अधिकार आपको है। और सक्षम बनने के लिए राष्ट्रीय और स्वैच्छिक संस्थाएं दोनों ही ऐसा मंच प्रदान करती हैं जहां पर उपभोक्ता अपने हितों की बात कर सकता है। और आवाज उठाने के लिए अगर उसे जानकारी नहीं है तो इन मंचों पर जाकर वो जानकारी भी ले सकता है। तो ये जो 4 थे ये हमारे मौलिक अधिकार थे। अब हम 2 एडिशनल या अतिरिक्त अधिकार देखते हैं। मतलब शिकायत निवारण प्राप्त करने का अधिकार। व्यापार के अगर कोई अनुचित तरीके हैं, कोई शोषण है, तो उसके विरुद्ध आप शिकायत कर सकते हो, उस शिकायत के निवारण का अधिकार है। कोई दोषपूर्ण वस्तु या सेवाओं के लिए हर्जाना या क्षतिपूर्ति भी आप प्राप्त कर सकते हो। मान लो आपने एक फ्रिज खरीदा और आपने उसे लगाया और वो खराब हो गया, कंपनी सुन नहीं रही है, बदल नहीं रही है, तो आपको
शिकायत का अधिकार है, आप हर्जाना भी मांग सकते हो। अब मान लो उसी फ्रिज को जब आपने लगाया तो आपके घर में किसी को करंट लग गया, जिसकी वजह से आप डॉक्टर के पास ले गए, वो नौकरी पे नहीं जा पाया और बहुत नुकसान हुआ, तो आप उस केस में क्षतिपूर्ति भी मांग सकते हो जितने का आपको नुकसान हुआ। तो वो फ्रिज तो बदलवाओगे ही बदलवाओगे, जो हर्जाना है आप वो भी मांग सकते हो। तो ये है शिकायत की निवारण का अधिकार। फिर आता है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। आपको ये जानने का पूरा अधिकार है कि आपके पास क्या क्या हक हैं, ये जितने भी ऊपर हक दिए गए हैं ना, उन सबको जानने का। तो जानकार उपभोक्ता होने के लिए ज्ञान और कौशल अर्जित करने का आपको अधिकार है। आप पढ़ सकते हो, आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो, आप इन मंचों पे जाकर पूछ सकते हो, ताकि आप सही और विवेकपूर्ण निर्णय ले सको और अपनी समस्याओं का समाधान कर सको और अपने आसपास की समस्याओं का भी समाधान खुद कर सको। अब ये अधिकार तो हमें सरकार ने दिए हैं, हमारे को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर, लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो कंज्यूमर्स के या उपभोक्ताओं के लिए कार्य करते हैं। इन्हें हम कहते हैं गैर सरकारी संगठन या फिर एनजीओ। आपने नाम तो सुना ही होगा। अब ये चलो एक मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर लिया हुआ है, पहले इसे देखते हैं। आपको ये पता है कि अमूल की आइसक्रीम है और मान लीजिए ये क्वालिटी यहाँ पर लिखा होता, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रही हूँ, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ। मान लो यहाँ और कोई क्वालिटी लिखी होती, मुझे ज्यादा नहीं याद है, लेकिन अगर और कोई होती तो आप देखना कुछ के जो कप्स हैं उस पर तो लिखा होता है आइसक्रीम, और कुछ के कप पे आइसक्रीम नहीं लिखा होता, फ्रोजन डेजर्ट लिखा होता है। ये क्यों? कभी आपने सोचा? हो सकता है आपने नोट भी ना किया हो। अब जाकर आप देखना इन दोनों को क्या फर्क है। आइसक्रीम जो है ये भी कोर्ट में जब केस चला है कंज्यूमर में, तब ये आवाज उठकर आई है कि आइसक्रीम के नाम पर बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो आइसक्रीम नहीं बेच रही हैं और आइसक्रीम लिख के लोगों को धोखा देती हैं। तो अब आप जब देखोगे तो ऐसी कंपनीज के खिलाफ जब एक्शन हुआ तो उन्हें आइसक्रीम हटाकर क्या लिखना पड़ा? फ्रोजन डेजर्ट। क्लियर हो गया? अगर वो दूध से ना बनकर तेल से बन रही है, हाइड्रोजनेटेड ऑयल से बन रही है, तो वो फ्रोजन डेजर्ट है, वो आइसक्रीम नहीं है। तो ये वाली जो आइसक्रीम है ये सही है, लेकिन अगर फ्रोजन डेजर्ट है तो आप समझ जाओ कि वो आइसक्रीम नहीं है। और ये किसी कंज्यूमर ने आवाज उठाई, उपभोक्ता ने आवाज उठाई, तभी ये बदलाव आया, वरना हम तो आइसक्रीम समझ के ही खाते रहते। इसलिए हम उपभोक्ता को जागरूक होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे कार्य करता है ये गैर सरकारी संगठन। इसका महत्व ये है कि एनजीओ या स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन, क्योंकि गैर पक्षी है, ना वो सरकारी है, ना वो जो बना रहा है या दुकानदार है उसके पक्ष में है, और ना ही वो उपभोक्ता के लिए है। तो क्योंकि वो गैर पक्षी हैं इसलिए वो उपभोक्ताओं के लिए बहुत फायदा करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब इनके कार्य हैं कि बहुत सारी पत्रिकाएं, पुस्तिकाएं, समाचार पत्र, मार्गदर्शिकाएं, गाइड बुक्स और बहुत सारा ऑडियो विजुअल ऐसा तैयार करते हैं जिसमें वो अपनी रिसर्च करते हैं, रिसर्च से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते हैं, आपका वो फीडबैक लेते हैं, उसके बारे में वो जानकारी उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं। फिर उत्पादों की तुलनात्मक परीक्षण करते हैं, उनमें क्या हानि है, क्या असुरक्षा है, इसके बारे में लोगों को जागरूक करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, जागरूक करा तभी तो पता चला। उत्पादों के बारे में नए वैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं इसके बारे में भी जानकारी बताते हैं। लॉ में क्या क्या चेंज आया, अमेंडमेंट आया। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना 1986 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये भी 2 बार अमेंड हो चुका है, तो उन अमेंडमेंट्स के बारे में जानकारी देते हैं। अगर आपको कोई कानूनी सलाह लेनी है, पैरवी करनी है, अपनी शिकायतों से निपटने के लिए आपको अगर मदद चाहिए तो वो भी गैर सरकारी संगठन देते हैं। जनसभाओं का आयोजन करते हैं, जागो ग्राहक जागो आपको जगाते हैं, और इनके पास अपना पुस्तकालय और सतर्कता समूह और दस्तावेज केंद्र भी होता है जहां पर आप जाकर इन चीजों को पढ़ सकते हैं। तो ये उपभोक्ता जागरूकता, सशक्तिकरण और आंदोलन में आपने देखा बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। अब भारत में ऐसे कई सारे उपभोक्ता संगठन हैं, जैसे कि ये एक ऐड दिया हुआ है कंज्यूमर एसोसिएशन, तो आप यहाँ पर मदद ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं, वॉइस का और CERC का, जो कि अहमदाबाद में। CERC भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटर, अच्छा नाम छोड़ दीजिए आप, वैसे एक रिसर्च सेंटर है, ठीक है। तो यहाँ पर इनसाइट नाम की पत्रिका छापता है, ये कंज्यूमर वॉइस नाम की पत्रिका छापता है, और ये भारत में ही नहीं बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो कंज्यूमर्स के लिए कार्य कर रहे हैं। अब तो आपको पता है ना, मार्केट सिर्फ हमारी कंट्री में नहीं होता, अब इंटरनेशनल ट्रेड होता है, तो उसके लिए कंज्यूमर भी जो है वो इंटरनेशनल और ग्लोबल लेवल पे काम करता है। तो उपभोक्ता के जब हमने अभी राइट्स पढ़े, अधिकार पढ़े, तो ऑब्वियसली जब अधिकार हैं तो कहीं ना कहीं उनके कर्तव्य भी होंगे, क्योंकि अधिकार और कर्तव्य दोनों का निर्वहन साथ साथ होता है। या आपने कई सब्जेक्ट्स में पढ़ा होगा कि जो चीज किसी का कर्तव्य है
वही दूसरे का अधिकार है, और हमारे अधिकार तभी पूरे होंगे जब दूसरे अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। तो उसी तरह से जब हम अपने अधिकार मांगते हैं तो अपने कर्तव्य पूरा करने का कार्य भी हमारा ही है। तो देखिए क्या कर्तव्य है कि सभी लेन देन हमें ईमानदारी से करने चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि हम पैसा दुकान वाले का फायदा उठाएं, या फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कई बार हम दुकान वाले से कहते हैं भैया रसीद मत देना, तुम हमारे से पैसे कम कर दो। तो आप जब खरीद रहे हो तो ईमानदारी से खरीदो, उस पर टैक्स दो, क्योंकि सरकार को भी तो टैक्स की जरूरत है। तो उस पर आप अपना टैक्स भी दीजिए और ईमानदारी से लेन देन करिए। फिर विभिन्न कानूनों के वैधानिक प्रावधानों की जानकारी अद्यतन करें, जानकारी करते रहें, अपडेट होते रहें कि क्या क्या बदलाव आया है, ताकि अगर कभी आपके आस पड़ोस में कुछ गलती हो तो आप उसके खिलाफ आवाज उठा सके। आपका भी देखो कितनी छोटी छोटी जगहों पर उपभोक्ता को बेवकूफ बनाया जाता है। आप दुकान पे जाते हो, 1 रुपया बचता है, दुकानदार कह देता है एक टॉफी ले जाओ। क्या ये सही है? अगर आप किसी दिन आपके पास पैसे ना हो तो आप क्या उससे 5 टॉफी देकर 5 रुपए का सामान खरीदोगे? ये भी तो उपभोक्ता को उल्लू बनाना है। तो इनके खिलाफ आवाज तभी उठा सकते हो जब आपको अपने अधिकार पता हो। तो विभिन्न उपभोक्ता संगठनों के बारे में जानकारी बढ़ाएं, उनके सदस्य बनने की कोशिश करें, चाहे वो इंटरनेशनल हो या नेशनल हो। विभिन्न किस्मों में से बिना रोक टोक के चयन जरूरतों के अनुसार करें, और विभिन्न किस्मों के बारे में जानकारी जरूर प्राप्त करें। जैसे दिया ना, विभिन्न बाजारों में ब्रांड एवं विशेषताओं आदि का सर्वेक्षण और कीमतों की तुलना जरूर करो, क्योंकि जो चीज मॉल में महंगी मिल रही है हो सकता है आपके घर के पास सस्ती मिले। और कई बार ऐसा होता है कंपनी के नाम पे चीजें महंगी होती हैं, मार्केटिंग के लिए महंगी होती हैं। और अब ये सारी जानकारी, बहुत सारी जानकारी नेट पे अवेलेबल है। आप इंश्योरेंस लेने जाओ, मोबाइल लेने जाओ, टीवी लेने जाओ, बैंक में इंश्योरेंस लेने जाओ, कुछ भी करो, आपको वो सारी चीजें इंटरनेट पे मिल जाएंगी। उनकी तुलना करने के बाद खरीदो, जानकारी लेने के बाद, ताकि आपको धोखा ना हो। फिर लेबल और ब्रोशर पे जो चीजें दी गई हैं उनको जरूर पढ़ो। अगर आप टीवी खरीद रहे हो तो उसकी जो किताब है उसमें पढ़ो कि आपके टीवी में क्या क्या चीजें हैं। लेबल जरूर सामान खरीदते पे पढ़ो कि किस तरह उसको इस्तेमाल करना है, कैसे रखना है। चाहे आप दवाइयां ले रहे हो, खाने का सामान ले रहे हो, कपड़े ले रहे हो, किस तरह से यूज करते हैं, लेबल को पढ़ो। मानकीकरण वाले चिन्ह वाले उत्पाद खरीदो। हो सकता है वो थोड़े से महंगे हो, लेकिन आपके हित के लिए ही मानकीकरण चिन्ह दिए जाते हैं, ताकि वो आपको नुकसान ना पहुंचाए। खरीदारी की रसीद जरूर लो, जैसे मैंने आपको यहाँ पर अभी बताया था, ईमानदारी से करो। रसीद और जो अन्य कागज मिलते हैं, चाहे वो गारंटी कार्ड हो, वारंटी कार्ड हो, उनको अपने पास रखो। कभी अगर कल को आपके सामान में कोई दिक्कत हुई, आपको कोर्ट जाना पड़े, मदद लेनी पड़े, तो ये रसीदें ही हैं जो आपको वहां पर बचाएंगी। तो रसीदें जरूर लो और इन रसीदों को संभाल के रखो। फिर अगर आप बैंक आदि सेवाओं का इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे इंश्योरेंस हो गया, शेयर्स हो गए, म्यूचुअल फंड हो गया, तो इनकी सभी शर्तें और नियमों को पढ़ो। पहले आपने देखा, पहले म्यूचुअल फंड या टीवी पे अगर आता था तो ऐसे आ जाता म्यूचुअल फंड की सभी कंडीशन, इसके बाद पढ़ के देख तो समझ में ही नहीं आता था, वो जल्दी जल्दी क्या बोल गया। पर अब ऐसा नहीं है। ऐसी सारी शर्तों को, अगर आप बैंक से लोन ले रहे हो, इंस्टॉलमेंट पे सामान खरीदो, इन सबको पढ़ो। इन शर्तों और नियमों को इसीलिए लिखा जाता है ताकि उपभोक्ता इन्हें पढ़े और समझे, उसके बाद आगे कार्य करो। ठीक है, तो ये सारे हमारे कर्तव्य भी हैं। तो अधिकार मांगने के साथ साथ हमें अपने कर्तव्य भी पूरे करने चाहिए। और इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। इसके बाद स्वीटी को अब हम लास्ट वीडियो में मिलेंगे। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करो, मेरे को थम्स अप दो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहो। नॉलेज जितनी शेयर करोगे वो उतना ही फन भी होगी और आपकी बढ़ेगी भी। तो नॉलेज इज फन ओनली व्हेन इट इज शेयर्ड विद एवरीवन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द लास्ट पार्ट, जिसमें हम करियर ऑप्शंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके, टिल देन बाय बाय।